Hello everyone. Now we are going to start a new unit on the topic recombinant DNA technology. Now in the new unit recombinant DNA technology, we will start with the different types of the enzymes that are used in the recombinant DNA technology. Basically, there are the four broad categories of the enzymes which are used in the recombinant DNA technologies, which are the nucleases, ligases, polymerases, and the DNA modifying enzymes. Apart from these four categories, there are many more also enzymes which are also used in the recombinant DNA technologies. Now, and in this unit, we will study basically two categories, the nucleases and the ligases. So let's start with that. First category is the nucleases. So the nucleases is a class of enzyme that play a critical role in the recombinant DNA technology by catalyzing the cleavage of the phosphodiester bonds between the nucleotide units. जैसे कि न्यूक्लियस जो एंजाइम्स है उनका क्या काम होता है, कट लगाना, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या क्या आता है, डीएनए, आरएनए वगैरह, तो इन पे क्या करते हैं, वो कट लगाते हैं, ठीक है। और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए के बेसिकली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स पे कट लगाते हैं. So this is the function of the nucleases. So the nucleases is a class of enzymes that play a critical role in the recombinant DNA technology. जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंजाइम्स है न्यूक्लियस एंजाइम्स. और इनका फंक्शन क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं, आरएनए, डीएनए है, इनके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं उन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर कट लगाना, उनको क्लीव करना. दिस इज द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस एंजाइम्स. Now, next is the types of the nucleases enzyme. Nucleases enzymes are broadly divided into the two categories, exonucleases and the endonucleases. नाम से पता चल रहा है exonucleases. exo मतलब आउटसाइड, बाहर. तो जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स पर एंड्स पे जो कट लगाते हैं वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स. एंडो मीन्स इनसाइड, तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स पर इनसाइड, बीच में, इन बिटवीन में कट लगाते हैं वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. अब एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और एंडोन्यूक्लियस में भी, हम उनको डिटेल में स्टडी करते हैं. First we have is the exonuclease enzymes. So exonuclease enzyme is a type of the nucleases enzyme. जो nucleases enzyme है उसी में एक type है exonucleases. तो exonucleases कौन से enzymes होते हैं जो कि एंड से, न्यूक्लिक एसिड के एंड से कट लगाते हैं, विच क्लीव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द बेस पेयर. जो न्यूक्लिक एसिड बेस पेयर्स होते हैं उनके जो एंड्स पे जो प्रेजेंट होते हैं वहां पे एंड से कट लगाते हैं. एंड्स पे कैसे कट लगाते हैं, कौन से बॉन्ड को क्लीव करते हैं, बाय क्लीविंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. तो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक तरफ 5 डैश एंड और एक तरफ 3 डैश एंड, और इसके जो अल्टरनेट स्टैंड है उस पे भी सेम ही होगा, 5 डैश एंड दी 3 डैश. अब ये हमारे पास डिफरेंट बेस पेयर्स है, GAATTC, राइट. G for guanine, A for adenine, T for thymine, and C for cytokinin, right. So these are the different base pairs. अब ये जो G और C के बीच में जो ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, while the bond between the G and A is the phosphodiester bond. तो जो न्यूक्लियस एंजाइम्स है वो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रैंड्स हो गए डीएनए की, और ये जो स्ट्रैंड्स है डीएनए की, इस पर न्यूक्लिक एसिड बेस पेयर्स प्रेजेंट है जो कि आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं और अल्टरनेट स्टैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है. अब ये क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस एंजाइम्स है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट. कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कर ली, वो सीक्वेंस है GAATTC. कोई भी सीक्वेंस मिल सकती है हमें डीएनए के अंदर, जैसे कि हमें सीक्वेंस मिल गई GATTAC, राइट. हमें ये सीक्वेंस मिल गई. हमें ये सीक्वेंस भी मिल सकती है GTA
TAC, राइट। हमें कोई भी सीक्वेंस मिल सकती है, तो और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है हर एंजाइम के लिए। सपोज अगर हम बात करें, हमारे पास एंजाइम है BAL31, इट्स जस्ट द सपोज, इट्स नॉट द करेक्ट सीक्वेंस, just take the idea or just give you the idea that how the enzyme works। तो हमारे पास सपोज एक एंजाइम है BAL31, राइट। तो वो जो BAL31 एंजाइम है, वो जहाँ पे ये सीक्वेंस होगी वो वहां पे कट लगाएगा। सपोज अगर डीएनए के अंदर कहीं पर ये सीक्वेंस है सेकंड वाली, तो वहां पे BAL31 जो एंजाइम है वो कट नहीं लगाएगा। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होती है जहाँ पे ये कट लगाते हैं। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है GAATTC, और ये इसका जो अल्टरनेट स्ट्रैंड है, इस पर हम ये सीक्वेंस देखेंगे कि जो G का अपोजिट है वो क्या होगा, C, और A का अपोजिट क्या होगा, T। इन द सेम वे T का अपोजिट A। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एक मैनर में अगर हम सीक्वेंस को रीड करें, जैसे कि अगर हमारे पास जो ओरिएंटेशन है सीक्वेंस को रीड करने की, वो ओरिएंटेशन है 5' से 3' तक, ठीक है। तो हम 5' से 3' तक सीक्वेंस को रीड करें, GAATTC। यहाँ भी हम 5' से 3' के अंदर रीड करें, GAATTC। तो हमने ओरिएंटेशन को सेम रखा, दैट इज 5' टू 3'। तो दोनों स्ट्रैंड्स पर जो सीक्वेंस है वो क्या रीड हो रही है, बिल्कुल सेम रीड हो रही है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कैसे सीक्वेंस बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, which read the same on both the strands of the DNA when the orientation of the reading is kept same। जब हम अगर हम 3' टू 5' भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि CTTAAG, CTTAAG, तो ये जो सीक्वेंसेस होंगे, कौन से सीक्वेंसेस होंगे, palindromic sequences which reads the same when the orientation kept same। अब यहाँ पे जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है BAL31। तो ये जो एग्जाम्पल है BAL31, इसके बारे में कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे कि जो BAL31 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, इट स्पेसिफिकली एक्ट ऑन 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पे तो कट लगाएगा क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, लेकिन वो 3' टू 5' कट लगाएगा, 5' टू 3' कट नहीं लगाएगा। इट मीन्स दैट इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स वन बाय वन फ्रॉम दी 3' एंड की एंड से कट लगाना शुरू करेगा, लेकिन कौन से एंड से कट लगाना शुरू करेगा, 3' एंड से कट लगाना शुरू करेगा। जहां पे इसको ये सीक्वेंस दिखे वहां पे कट लगाया उसने 3' एंड पे, फिर आगे इसने फिर से कट लगाना स्टार्ट किया 3' एंड पे, ठीक है। सो इट स्टार्ट कटिंग फ्रॉम दी एंड्स, इट एक्ट ऑन दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक स्पेसिफिक एंजाइम है, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे कट लगाता है और स्पेसिफिक स्ट्रैंड पे कट लगाता है, कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं करता। जो BAL31 एंजाइम है, इट एक्ट्स ऑन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो BAL31 एंजाइम है उसको कहाँ से आइसोलेट किया गया है, इट डिस्कवर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया नेम्ड एल्टेरोमोनास एस्पिजिने, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है एल्टेरोमोनास एस्पिजिना, तो उस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को डिस्कवर किया गया है। ये जो एंजाइम है BAL31, दिस इज द कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है, कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इज द एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। जो एक्सोन्यूक्लियस थर्ड एंजाइम है, इसको कौन से बैक्टीरिया से फाउंड किया गया, और डिस्कवर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया ई कोलाई और द एस्चेरिचिया कोलाई। ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर काम करता है, एंड इट आल्सो एक्ट फ्रॉम द 3' एंड 3' एंड से कट लगाता है। Exonuclease third primarily act in the DNA repair pathway to remove the damaged or the mismatched nucleotide from the ends of the DNA strands। कहीं डीएनए के स्ट्रैंड पे अगर सपोज कोई न्यूक्लियोटाइड है, वो मैच नहीं हो रहा, सपोज जैसे कि हमारे पास ए है, ए के अल्टरनेट कौन सा बेस पेयर होना चाहिए, टी, राइट। लेकिन यहाँ पे सपोज जी बेस पेयर आ गया, तो ये इससे मैच नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे जो एक्सोन्यूक्लियस थर्ड है वो क्या करेगा, यहाँ पे कट लगा देगा, और ये जो जी बेस पेयर होगा वो यहाँ से हट जाएगा, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, जो ये मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है ये रिमूव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ जैसे ए के जो अल्टरनेट बेस पेयर है वो जी आ गया, तो इससे क्या हो आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, एंड वी डोंट नो दैट म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल ऑल्सो एंड दैट म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। तो ये म्यूटेशंस को भी कम करता है।
ठीक है, exonuclease third enzyme. It remove the damaged or the mismatched nucleotide from the ends of the DNA strands. Now, it helps to maintain the integrity of the DNA by removing the nucleotide that could lead to the mutations or the genetic instability. तो chances भी कम होते हैं कि जो genetic mutations आ जाती हैं, और आजकल तो बहुत सारी बीमारियां जो genetic mutations की वजह से ही हो रही हैं, तो genetic mutation के जो chances हैं उनको भी कम करता है. Which enzyme? Exonuclease third, and it is found in the bacteria E. coli and act on the double-stranded DNA from the 3' end. Now after the exonuclease enzyme हमने पढ़ा कि end से कट लगाते हैं. दो main examples भी हमने पढ़े, Bal 31 and the exonuclease third. Next type we have is the endonucleases enzyme. एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब इनसाइड की, जो इनसाइड से बिटवीन से कट लगाते हैं. सो एंडोन्यूक्लियस इज अ class of the enzyme that catalyze the cleavage of the phosphodiester bonds within a DNA और RNA molecule. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई DNA का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3' एंड है, 5' अगेन 3' 5', राइट. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एंड्स पे यहाँ पे कट लगता है तो वो कौन सा एंजाइम लगाएंगे? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम. लेकिन सपोज यहाँ पे डीएनए के बीच में स्ट्रैंड पे हमें कट लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएनए के बीच में स्ट्रैंड पे कट लगाने के लिए जिन एंजाइम्स का यूज किया जाता है विच आर दी एंडोन्यूक्लियसेस. तो सपोज हमें यहाँ पे जी और सी बेस पेयर्स के बीच में कट लगाना है, तो हम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स की हेल्प लेंगे ना. एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम भी कई टाइप के होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हैं एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम के, जैसे कि S1 न्यूक्लियसेस एंड द डीएनएज 1. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंडोन्यूक्लियसेस. टाइप्स में हम बात करें तो एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स के टाइप में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स. तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स का एक पार्ट होते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज द S1 न्यूक्लियसेस. तो जो S1 जो न्यूक्लियस जो एंजाइम है उसको फंगस एस्परजिलस ओराइजी से एक्सट्रैक्ट किया गया था और इट्स आइडेंटिफाई फ्रॉम द फंगस एस्परजिलस ओराइजी. Now this S1 nuclease enzyme is the zinc dependent enzyme. Now S1 nuclease is unique in that it specifically targets the single stranded regions in the DNA or in the RNA molecules. तो जो S1 जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर काम करता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर काम नहीं करता. तो हमारा जो ह्यूमंस का जो डीएनए है वो तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो उस पर S1 न्यूक्लियस काम नहीं करेगा. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे जहाँ पे भी इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा ये वहां पर काम करेगा. लेकिन सपोज अगर कहीं पर कोई भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर या कहीं पर कोई गैप है, कोई निक हमें देखने को मिल रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, सपोज ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेकिन यहाँ पे ये क्या है, निक, यहाँ पे गैप है. तो जहाँ पे अब ये निक है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह काम करेगा. तो जहाँ पे अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे अब S1 न्यूक्लियस काम कर सकता है. पर्टिकुलरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं कर रहा, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के उस पोर्शंस पे S1 न्यूक्लियस एंजाइम काम करेंगे जहां पर कोई निक होगा. So S1 nuclease can work on the double stranded DNA if there is any nick on the double stranded DNA. तो ये पूछा जा सकता है कि S1 nuclease डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करता है या सिंगल स्ट्रैंडेड पे. तो हम कहते हैं कि हाँ ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करता है. लेकिन क्या ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम कर सकता है? हाँ कर सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम when there is any nick is present on the double stranded DNA. नेक्स्ट एंजाइम वी हैव इज डीएनएज 1. नाम से पता चल रहा है डीएनएज 1 जो कि डीएनए को च्यू करते हैं. एंड नाउ दिस डीएनएज 1 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द काउज पेनक्रियास. दिस एंजाइम इज नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है. इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड पे काम करेगा, डबल स्ट्रैंडेड पे काम करेगा, दोनों पे काम कर सकता है. सो इट एक्ट्स ऑन द बोथ सिंगल स्ट्रैंडेड एज वेल एज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके. So next we have is the restriction enzymes. That is the part of the endonucleases enzymes. अगर हम बात करें सब एक और टॉपिक आता है इसमें, that is the nomenclature of the enzymes. तो अगर हम बात करें nomenclature की तो that is suppose हमारे पास एक एंजाइम है EcoR1, ठीक है. तो जो
एंजाइम्स का जो नाम हम नेमिंग करते हैं EcoR1, हमने एक नेमिंग कैसे की है कि हमारे पास जो फर्स्ट लेटर होगा ई, वो कहाँ से लिया जाएगा, दैट विल बी टेकन फ्रॉम द जीनस। वो हम कहाँ से लेंगे, जीनस से, राइट। अब जो नेक्स्ट के जो दो लेटर होंगे को, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीशीज, वो हम स्पीशीज से लेंगे, ठीक है। और जो आर जो कैपिटल लेटर हुआ ये हम कहाँ से लेंगे, ये स्ट्रेन के, उस बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से, बैक्टीरिया की भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं कि उस बैक्टीरिया की कौन सी स्ट्रेन से वो हमने एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया है। देन हमारे पास जो रोमन नंबर आता है, ये नंबर रोमन नंबर हमें बताता है कि वो कौन से नंबर पे उस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को निकाला गया है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें EcoR1 की, तो इस एंजाइम को हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बैक्टीरिया इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। तो जो इस्चीरिया जो कोलाई है उसमें इस्चीरिया हमारे पास जीनस हो गया तो उसका हमने ई लिया, कोलाई हमारे पास स्पीशीज हो गया तो उससे हमने CO लिया, और जो स्ट्रेन थी दैट वाज द आर स्ट्रेन, जिससे हमने जो इकोलाई बैक्टीरिया थी उसकी आर स्ट्रेन थी हमारे पास, और वो पहले नंबर पे ये एंजाइम निकाला गया, इस वजह से इसका फर्स्ट रोमन। सो दिस इज हाउ वी डू द नेमिंग ऑफ द एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। So endonucleosis enzyme में next we have is the restriction enzymes. Restriction enzymes are also called as the restriction endonucleases or the molecular scissors. कि जो restriction enzymes हैं हम इनको restriction endonucleases भी बोलते हैं, molecular scissors भी बोलते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। और बैक्टीरियाज के अंदर भी ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम के अंडर प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर प्रेजेंट और दे आर द पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया एज ए रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली अभी तक अलग अलग बैक्टीरिया से हमने अभी तक 3000 से भी ज्यादा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो हम आइसोलेट कर चुके हैं। आज जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि आज इतने 3000 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है और ये कमर्शियली मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। कि सपोज अगर हमें डीएनए के किसी भी फ्रेगमेंट से कहीं पर भी कट लगाना है तो उसी टाइप का उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम एंजाइम्स मार्केट से ले सकते हैं और कट लगा सकते हैं। सो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सिंपल हो गई हैं। अब ये हम बात करते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है इनका बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो, कि ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई बैक्टीरिया है, राइट। अब ये जो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास दो टाइप के बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं मॉडिफिकेशन एंजाइम्स और एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और मैंने बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का काम करते हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर मॉडिफिकेशन एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। व्हाट इज द प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए से अलग जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज द प्लाज्मिड। नाउ दिस इज द जीनोमिक डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास कोई बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। अब जो कि ये वायरस है तो ये इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं कर सकता, इसको सरवाइव करने के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है। तो बैक्टीरियोफाज तो ये वो वायरसेस है जिनको सरवाइव करने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है क्योंकि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो अब बेसिकली क्या करते हैं कि जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसके साथ क्या कर लेते हैं, अपने जीनोम को कंबाइन कर लेते हैं, और जैसे ही बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट होता है जो वायरल जीनोम है वो भी रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे बैक्टीरिया की सेल पर किसका कंट्रोल हो जाता है, इस वायरस का कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब ये जो बैक्टीरियोफेज हमारे पास वायरस है इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया पर अटैक किया। अब जब इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो ये इसका अपना वायरल जीनोम इसमें एंटर करेगा बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया पर पूरा कंट्रोल ले लेगा। लेकिन इन बैक्टीरियोफाजिस से बचने के लिए ही जो बैक्टीरिया है ये अपना रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम अपनाते हैं जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली सपोज इस बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, अटैक करने पर क्या हुआ, इसने अपना जो वायरल जो डीएनए था, जो वायरल जो जीनोम था वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब
बैक्टीरिया कैसे इस वायरल जीनोम से, इस वायरल डीएनए से अपने आप को बचाते हैं, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो साइट्स, जिन साइट्स पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाते हैं वो साइट्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे वायरल जीनोम में भी, ठीक है। तो अब जैसे ये वायरल जीनोम एंटर करेगा तो इस वहाँ जहाँ जहाँ पर भी वो साइट्स प्रेजेंट थे उन साइट्स पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन्होंने क्या किया, कट लगा दिया। तो यहाँ पे जो वायरल जीएनए हो गया इसके फ्रेगमेंट है जहाँ पे कट लगाया है, राइट। तो अब ये जो कट लगाया है जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और एक जो अपने इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होती है इस वायरल जीनोम की वो लूज हो जाएगी। अब ये फर्दर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और इस वजह से ये बैक्टीरिया के सेल पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है उसने अपने आप को इस वायरल जीनोम से बचा लिया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उन्होंने इस वायरल जीनोम पर कट लगा दिया, उसको फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब ऐसा ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया के जीनोम के साथ भी कर सकते हैं कि जो साइट्स, जिन साइट्स पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाते हैं वो साइट्स तो बैक्टीरिया के जीनोम में भी प्रेजेंट होंगे और जहां पर बैक्टीरिया के जीनोम में वो साइट्स दिखेंगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो उन साइट्स पे भी कट लगा देंगे, बैक्टीरिया पे भी। तो उस कटिंग से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचने के लिए यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज द मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। तो ये मॉडिफिकेशन एंजाइम्स क्या करते हैं कि जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट्स प्रेजेंट है वहां पर ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। इस तरीके से इसने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया इस मॉडिफिकेशन एंजाइम ने। अब ये जो मिथाइल ग्रुप ऐड करने पर जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई कि मतलब उस सीक्वेंस के अंदर एक एडिशनल ग्रुप आ गया, दैट इज द मिथाइल ग्रुप। तो अब ये जो न्यू सीक्वेंस है अब इसको जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जिस वजह से अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये इस जीनोमिक डीएनए के ऊपर कट नहीं लगाएंगे। तो जो जीनोमिक डीएनए है जो बैक्टीरिया का वो एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ जो वायरल डीएनए होगा उस पर कट लग जाएंगे और जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को इस वायरल डीएनए से और बैक्टीरियोफेज से प्रोटेक्ट कर लेता है। सो दिस इज हाउ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क इन द बैक्टीरिया and prevent the bacteria from the bacteriophages। and अब ये भी पता चल गया कि बैक्टीरियोफेजेस, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो क्यों होते हैं। सो द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम is a defense mechanism that is found in the bacteria that has to protect the bacteria from the foreign genetic material such as the viral DNA and or other bacteriophage DNA that can potentially harm or infect them। तो जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है बैक्टीरिया के अंदर ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन जेनेटिक मटेरियल से, किसी बैक्टीरियोफेजेस से या किसी और अनदर वायरल डीएनए से जो कि बैक्टीरिया को हार्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है इसके अंदर दो टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड द मॉडिफिकेशन एंजाइम। अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी वो कौन से सीक्वेंस होगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट व्हाट आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस which reads the same from on the both strands of the DNA when the orientation of reading is kept same। So these are the palindromic sequences। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे और डीएनए को वहां से कट करेंगे। So palindromic sequences are those sequences of the DNA that reads the same on the both strands when reads in the 5'-3 direction or 3'5' direction, ठीक है। तो वो सेम सीक्वेंसेस रीड होंगी, ठीक है, जब हम ओरिएंटेशन सेम रखते हैं। सो अब बेसिकली क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने उन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अब ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं या जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि वो जो सीक्वेंस है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करा वो केवल 4 से 8 बेस पेयर की हो या वो 12 बेस पेयर की हो सकती है, ठीक है। ये शॉर्ट भी होती है और 12 बेस पेयर जितनी लॉन्ग भी होती हैं। So when a restriction enzyme identifies its target sequence, कि जब उसने अपने टारगेट सीक्वेंस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, तो वो क्या करेगा वहां पे उस पॉइंट पे जहां पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट है वहां पे डीएनए पे कट लगाएगा
एंड जनरेटिंग द डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, और वहां पे उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ब्रेक्स आ जाएंगे, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेस्ट्रिक्शन, which has been done by the restriction enzymes which are found in the bacteria. ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है उसको अपने जीनोम को भी प्रोटेक्ट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, दैट इज द मॉडिफिकेशन एंजाइम. सो दिस मॉडिफिकेशन एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरियल होस्ट ऑन डीएनए. तो जो बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मॉडिफिकेशन एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं. सो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स क्या करते हैं, these modification enzymes add a chemical modification, कि ये क्या करते हैं कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं उस साइट पर, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है उस साइट पर ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं. नाउ वंस दिस मॉडिफिकेशन आर एडेड, कि एक बार अगर ये मिथाइल ग्रुप लग गया तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो उस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और वो डीएनए को क्लीव नहीं कर पाएंगे, उस वहां से जो जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरिया का वो उसको क्लीव नहीं कर पाएंगे उस साइट से. सो अब वो जो डीएनए है वो मॉडिफाई हो गया with the help of the modification enzyme. How? Because they added the methyl group to that site, और इसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ डीएनए. That is the DNA of the bacteria. So this is how the restriction modification system works. Next we have that the interplay between the restriction and the modification enzymes provides the bacteria a defense system. ठीक है, कि अब ये जो रेस्ट्रिक्शन और जो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स हैं क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, बैक्टीरिया को जो वायरल जो डीएनए उससे प्रोटेक्ट करे, कि वायरल डीएनए अगर बैक्टीरिया के अंदर इन्वेड भी कर रहा है, एंटर भी कर रहा है, लेकिन उसके जीनोमिक डीएनए का पार्ट नहीं बन पा रहा. ठीक है, when a bacteriophage injects its DNA into the bacterial cell, जब एक बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, मतलब कैसे वो डीएनए पर अपना, उसने क्या किया, बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के सेल पर अटैक किया और अपना खुद का जो वायरल डीएनए था उसको बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया. तो अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, उस अनमिथाइलेटेड जो डीएनए है उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उस फॉरेन डीएनए को, ठीक है, और वहां पे कट लगा देंगे. ठीक है, इस जिस वजह से क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफेज है वो सक्सेसफुली रेप्लिकेट नहीं कर पाए और बैक्टीरिया के सेल का पार्ट नहीं बन पाए और बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर पाएंगे. अब ये भी हो सकता है कि हम बोल दें कि वो बैक्टीरिया के अंदर तो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स हैं, जैसे ही वो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर, वहां पे मॉडिफिकेशन एंजाइम आके मिथाइलेटेड ग्रुप लगा ले. लेकिन ये प्रोसेस बहुत क्विक होती है कि यहाँ पे जितनी जल्दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देता है, इससे पहले कि जो मॉडिफिकेशन एंजाइम है वो मिथाइलेशन करे, इससे पहले ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगा देते हैं फॉरेन डीएनए पर. लेकिन नाउअडेज क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे एडवांस बैक्टीरियोफेज हैं जो बैक्टीरिया पर जब अटैक करें तो वो पहले से ही मिथाइलेटेड ग्रुप अपने ऊपर, अपने जीनोम के ऊपर लगा के एंटर करते हैं, जिस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उनको क्या नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और वो बैक्टीरिया पर अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं और फिर बैक्टीरियोफेज का जो कंट्रोल हो जाता है बैक्टीरिया पर और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, हार्म कर देते हैं. ठीक है, तो आजकल इतने मॉडिफिकेशन वायरसेस के अंदर भी हो रही हैं कि वायरसेस के अंदर ही मॉडिफिकेशन हुई है जिस वजह से कोविड-19 आया था अभी. सो हाउएवर द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए is protected from the same restriction enzymes by the modification enzymes that methylate the appropriate recognition sites, marking the DNA as the self and preventing its cleavage. ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स हैं यही मिथाइलेटेड ग्रुप लगाते हैं और ये मार्क करते हैं कि ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, और जब वायरल डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर वहां पे कोई मिथाइलेशन नहीं होती तो वो मार्क करते हैं कि वो नॉन सेल्फ डीएनए, वो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए नहीं है. Now, this restriction modification system has been widely studied and exploited in the biotechnology and molecular biology. और आजकल ये जो systems हैं जिनको हम study कर रहे हैं इनका बहुत ज़्यादा use होता है recombinant DNA टेक्नोलॉजी के अंदर. बायोटेक का फील्ड आज ग्रो हो रहा है, बहुत सारी डिस्कवरीज अभी भी हो रही हैं और बहुत सारी हो चुकी हैं. सो इट्स स्टिल ग्रोइंग और हम ये जो टेक्निक्स हैं इनका यूज करते हैं. These restriction enzymes are a fundamental tools in the DNA fingerprinting techniques and the forensic analysis and all.
So next we have is the types of the restriction enzymes. Restriction enzyme basically तीन टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये साइट है, इनको इस साइट पे कट लगाना है। तो जो टाइप 1 एंजाइम्स है उन्होंने जिस साइट को रिकॉग्नाइज किया है, जो उनकी रिकॉग्निशन साइट है, उस रिकॉग्निशन साइट से ये 100 बेस पेयर दूर कट लगाते हैं। जो टाइप 1 एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर दूर कट लगाते हैं। जबकि जो टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करते हैं, जो उनकी रिस्ट्रिक्शन, जो उनकी रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट से 25 to 30 बेस पेयर दूर कट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट होते हैं वो होते हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, जहां पर भी उन्होंने उस सीक्वेंसेस को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, बिल्कुल उसी सीक्वेंसेस पर, उसी लोकेशन पर वो कट लगाते हैं जहां पर वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। दे बेसिकली रिकॉग्नाइज 4 to 6 बेस पेयर सीक्वेंस। जो टाइप 2 एंजाइम वो बेसिकली 4 से 6 बेस पेयर की जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। जो टाइप 1 एंजाइम्स हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्राइमर होते हैं। हेट्रोट्राइमर मतलब कि हमारे पास, हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्राइमर मतलब 3, कि जो टाइप 1 एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं, और वो जो तीनों जो सब यूनिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और जो टाइप 2 एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोडाइमर। होमोडाइमर मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 सब यूनिट्स होती हैं, लेकिन दोनों सब यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती है। होमो मतलब सिंगल, एक जैसी ही होती हैं। टाइप 3 एंजाइम कैसे होती है, होमोट्राइमर होते हैं, 3 सब यूनिट्स होती है और तीनों सेम होती हैं, ठीक है। जो टाइप 1 एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर कोई भी टर्नओवर नहीं होता, यानी कि सपोज अगर हमने टाइप 1 एंजाइम को अगर एक बार यूज कर लिया तो हम उसी एंजाइम को फिर से यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो टाइप 2 एंजाइम होते हैं, अगर हमने उस टाइप 2 एंजाइम को एक बार किसी रिकॉग्निशन साइट पर कट लगाने के लिए यूज कर लिया तो हम फिर से उसको यूज कर सकते हैं। तो टाइप 1 के अंदर कोई टर्नओवर नहीं होता, जबकि जो टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर क्या होते हैं, टर्नओवर होते हैं। Type 1 restriction enzymes require the magnesium, ATP and the same for their activity. टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होती है, मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं, और सेम इज एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, तो उनको काम करने के लिए ये चाहिए होता है। और टाइप 3 को भी अपनी एक्टिविटी के लिए एटीपी और सेम चाहिए होता है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन ग्रुप चाहिए होते हैं। जबकि जो टाइप 2 है उनको कुछ नहीं चाहिए होता है काम करने के लिए, कभी कभी वो मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है उनको काम करने के लिए। अदरवाइज अगर उनके पास मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो भी वो काम कर लेंगे, उनको ज्यादा सच इतनी नीड नहीं होती मैग्नीशियम आयन की भी। बट या दे कैन यूज, इफ द मैग्नीशियम इज प्रेजेंट देयर, दे कैन use that magnesium ion for their activity. Now, the type 1 restriction enzymes are not used in the recombinant DNA technologies. जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हम इनका यूज नहीं करते रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, टाइप 3 का भी हम यूज नहीं करते रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, हम केवल टाइप 2 एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो टाइप 2 एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एंजाइम्स टाइप 2 है, टाइप 1 बहुत कम पाए जाते हैं, और टाइप 3 में मतलब इतने ज्यादा नहीं पाए जाते, टाइप 2 से तो बहुत कम पाए जाते हैं। सो सबसे जो बेस्ट एंजाइम्स है दैट इज द टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये एक बिल्कुल जो साइट इन्होंने रिकॉग्नाइज की है उसी साइट पे कट लगाते हैं, टर्नओवर भी होता है इनके अंदर, इनको किसी और अदर मॉलिक्यूल की जरूरत भी नहीं होती अपनी एक्टिविटी के लिए, और सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। सो दीज टाइप 2 restriction enzymes are the best suited for the recombinant DNA technologies. अब बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, ये जहां पर भी कट लगाते हैं, सपोज इन्होंने क्या किया, डीएनए के स्ट्रैंड पे कट लगाया, तो जहां पर ये कट लगाते हैं ये वहां पर एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये दो टाइप के एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। These two types ends are the blunt ends and the sticky ends. So these type 2 restriction enzymes produces two types of the end, blunt ends and the sticky ends. जो blunt ends होते हैं वो बेसिकली जनरेट होते हैं जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करता है इस तरीके से कि वो
दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के, उन दोनों स्ट्रैंड पर सेम पोजीशन पर कट लगा रहा है, जिसकी वजह से कोई ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस नहीं होती। तो ऐसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ऐसे जो एंड्स होते हैं, वो होते हैं ब्लंट एंड्स। जबकि जो स्टिकी एंड्स होते हैं, वहां पे बेसिकली क्या होता है कि अगर जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उन्होंने कट लगाया, तो वहां पर ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस होती हैं, सो दे क्रिएट द ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स क्रिएट करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स पर, जहां पर भी ये कट लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये कोई इको R5 हमारे पास एंजाइम है, इसने क्या किया, कट लगाया। ठीक है, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है बेस पेयर के जो इको R1 के लिए। ठीक है, तो इसने कट लगाया, तो इसने बिल्कुल बीच में से कट लगाया। तो जब इसने कट लगाया, जहां से जिन बेस पेयर्स के बीच में से इसने ऊपर कट लगाया, वहीं इसने नीचे से कट लगाया, यानी कि सेकंड स्ट्रैंड पे से। तो इसने ऐसे कट लगाने के बाद हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स आ गए। अब ये जो दो फ्रेगमेंट्स आए हैं, ये बिल्कुल ब्लंट एंड्स होंगे इनके, यहाँ पे कोई ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस नहीं है। लेकिन हम स्टिकी एंड्स के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस है, कि एक स्ट्रैंड तो यहाँ पे कट लगाए और जो दूसरी जो स्ट्रैंड है वो ओवरहैंग करे, उसके जो कुछ बेस पेयर है वो ओवरहैंग करे। ये वाले जो बेस पेयर है, ये ओवरहैंगिंग बेस पेयर सीक्वेंसेस है। सेम जो सेकंड फ्रेगमेंट है, वहां पर भी कुछ ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस है। तो यहाँ पे जो ये स्टिकी एंड्स में कट लगाया है, जहाँ पे जो बेस पेयर है वो तो सेम है, GA और GA के बीच में कट लगा है, लेकिन यहाँ पे कट लगाने के बाद हमारे पास ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस बन रही हैं। तो ऐसे एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और यहाँ पे जो एंड्स बने हैं वो कौन से एंड्स से, ब्लंट एंड्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स में से कौन से एंड्स हमारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं, या कौन से एंड्स ऐसे होते हैं जो बेटर होते हैं, जिनको इजीली हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास स्टिकी एंड्स होते हैं, हम उनको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि इन्होंने यहाँ पे कट लगाया। ठीक है, एक स्ट्रैंड ये और यहाँ पे ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये जो ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस है, अगर कोई और सपोज हमारे पास टारगेट वो है हमारे पास डीएनए। ठीक है, हमें जो टारगेट डीएनए, हमें इसको इस डीएनए के साथ ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस के साथ जाके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा इन ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद ये यहाँ से जुड़ गया, तो अब जो लाइगेज जो एंजाइम होते हैं, जो इन स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने का काम करेंगे, आपस में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो इजिली टाइम भी ले सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ भाई कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि टारगेट जीनोम तो इसके साथ आगे ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे बस उनको क्या करना, लाइगेज एंजाइम को फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने हैं आपस में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्होंने बना लिया ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस के साथ। तो जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो ज्वाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जबकि जो ब्लंट एंड्स होते हैं, ब्लंट एंड्स के केस में ऐसी कोई भी ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस नहीं होती, इसलिए ब्लंट एंड्स के केस में जो लाइगेजेस एंजाइम्स हैं उनका काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्टिकी एंड्स के केस में जो लाइगेजेस एंजाइम्स हैं वो इजीली वर्क करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज ऑफ द लाइगेजेस एंजाइम्स। तो जो लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं उनका बेसिकली क्या काम होता है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज द लाइगेशन, कि वो केमिकल रिएक्शन दैट इज द लाइगेशन, वो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइगेशन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये, इनको आपस में ज्वाइन करना, लाइगेट करना, ज्वाइनिंग का काम करते हैं हमारे पास। कोई डीएनए की स्ट्रैंड है, हमारे पास दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने के लिए जो इन एंजाइम्स का हम यूज करते हैं वो लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं। जो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनका काम होता है कट लगाना डीएनए के स्ट्रैंड्स पर, लेकिन जो लाइगेसेस एंजाइम्स होते हैं इनका काम होता है डीएनए के स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करना। So this ligation involves the joining together of the two molecules that can be DNA or that can be RNA. तो जो लाइगेशन है उसका बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर यूज होता है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास जो लाइगेसेस एंजाइम्स है इनका यूज होता है, एज वेल एज इन द प्रोटीन प्रोसेसिंग में भी एंजाइम्स का यूज होता है। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हम
और भी टाइप के लाइगेसेस होते हैं इनके, डीएनए लाइगेसेस और आरएनए लाइगेसेस के अलावा, बट बेसिकली जो दो टाइप जिनकी हमें स्टडी करनी है, दैट आर द डीएनए लाइगेसेस एंड द आरएनए लाइगेसेस। तो जो डीएनए लाइगेसेस है वो क्या करते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सपोज डीएनए के अंदर कोई निक है, कोई गैप है डीएनए के बॉन्ड के अंदर, तो वहां पर लाइगेसेस एंजाइम्स काम करते हैं। So these DNA ligases enzymes are involved in the repair and the replication of the DNA. They seal or nick or the gaps in the DNA backbone by catalyzing the formation of the phosphodiester bond between the adjacent nucleotide. Suppose ये हमारे पास DNA का molecule है, right? अब ये जो DNA का molecule है, यहाँ पर इस DNA के molecule में यहाँ पर हमारे पास कोई gap है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, डीएनए लाइगेसेस काम करेंगे और इस गैप को फिल कर देते हैं। और यहाँ पर फिर कैसे फिल करते हैं, बाय मेकिंग द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो बेस पेयर्स के बीच में, और वहां पे जो गैप है उसको सील कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द डीएनए लाइगेसेस एंजाइम्स वर्क। आरएनए लाइगेसेस क्या करते हैं, ये आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So the RNA ligases, as the name suggests, are responsible for joining the RNA molecule together, especially during the RNA splicing and the tRNA processing. तो processes हैं जिनमें हम RNA ligases enzymes का use करते हैं. Next we have that how these RNA ligases and the DNA ligases enzymes work. ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है लाइगेजेस एंजाइम को, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल। सो दिस लाइगेजेस एंजाइम्स work by utilizing the energy from the adenosine triphosphate और another high level phosphate molecule, ठीक है। तो इनको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है लाइगेजेस एंजाइम को। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एटीपी से लेते हैं, और एटीपी साइटोसोल वगैरह के अंदर तो प्रेजेंट होते ही है। Now, what are the journal steps that are included in the process of the ligation? These journal steps are the recognition, activation and the bond formation. तो जो रिकॉग्निशन है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो लाइगेजेस आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक साइट ऑन द मॉलिक्यूल दैट नीड टू बी जॉइंड, ठीक है। सपोज हमारे पास ये कोई एक मॉलिक्यूल है, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इसने उन्होंने इस मॉलिक्यूल पर ये जो साइट है, ये साइट इन्होंने इस साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, वेट मिनट, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ओके, यहाँ पे ये हमने मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, इधर 5' एंड है और इधर फिर 3' एंड है, अगेन 5' 3' एंड। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल पर सपोज यहाँ पे कोई गैप है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जहां पे इनको काम करना है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने रिकॉग्निशन का काम किया, ठीक है। तो इन्होंने इस सीक्वेंस को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद इन्होंने क्या किया, एटीपी के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया, वहां से एनर्जी ली। So they activate the ATP molecule or a similar molecule from which they can extract the energy, and they form the adenosine monophosphate and release the energy which activates the ligase. इन्होंने ATP molecule से एनर्जी ली, ATP molecule से एनर्जी लेते ही जो ligases enzymes है वो एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होते ही इन्होंने क्या किया, ये जो गैप है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना दिया, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया, जिसकी वजह से ये जो गैप है ये सील हो गया और ज्वाइन हो गया। So these activated ligase catalyze the formation of the covalent bond between the molecules between the 3' hydroxyl group and the 5' phosphate group of the another molecule. तो बेसिकली सपोज अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 5' एंड है और यहाँ पे 3' एंड है, तो सेम यहाँ पे कौन सा एंड होगा, 5' और यहाँ पे 3'।
तो जो 5 डैश एंड होते हैं वहां पे फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और जो 3 डैश एंड होते हैं वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये बेसिकली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, दे मेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले वो साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर वो एक्टिवेट होंगे एटीपी से एनर्जी लेके, और फिर वो बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस इज हाउ यू लाइक दिस एंजाइम वर्क टुगेदर। और स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड से केस में वो स्टिकी एंड से केस में वो इजिली काम कर पाते हैं। So this is a diagram where we can easily understood कि हमारे पास पोअर से कोई वेक्टर डीएनए, ठीक है, और हमारे पास ये फॉरेन डीएनए, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियोसिस एंजाइम्स ने क्या किया, कट लगाया, ठीक है, ऐसे इट्स एंड्स पे कट लगाया, और यहाँ से यहाँ पे ए और जी के बीच में, ए और ए के बीच में कट लगाया, ठीक है। तो दोनों वेक्टर डीएनए के पास भी और फॉरेन डीएनए के पास भी कैसे एंड्स क्रिएट हो गए, स्टिकी एंड्स, ओवरहैंग सीक्वेंसेस हो गए। अब ये जो ओवरहैंग सीक्वेंसेस है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट है, ई से टी ज्वाइन ही हो जाएगा हाइड्रोजन से, टी से ए, ठीक है। तो अल्टरनेट सीक्वेंसेस हैं तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे लाइगेज एंजाइम्स आएंगे और इनके बीच में से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बना देंगे। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, दिस कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ द लाइगेजेस enzyme. So this is how the nucleases and the ligases enzymes work together and make a recombinant DNA molecule. So this is all about the today's lecture. In the next lecture we will study about the polymerases enzymes and the DNA modification enzymes. So till then, thank you.